नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है, ये चर्चा में क्यों है? दरअसल एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यह आधी आबादी के साथ न्याय करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना केवल एक कानूनी मसला नहीं है, यह एक सामाजिक मसला भी है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाला है। तो क्या कुछ बातें उन्होंने कहा है और उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं, ये मुख्य परीक्षा के किस विषय से जुड़ता है, तो आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों भारतीय राज्य व्यवस्था से, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जोड़ करके देखेंगे कौन कौन सी बातें इसमें शामिल है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पीएम मोदी पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाउ इट कैन इम्पैक्ट डिफरेंट कम्युनिटीज। जो ये पेपर का कटिंग है यहाँ पर देखिए, वही कुछ बातें यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब क्या क्या बातें प्रधानमंत्री ने कहा है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो 22वें विधि आयोग द्वारा 30 दिनों के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो अलग अलग धार्मिक संगठन हैं, उन संगठनों से विचार आमंत्रित किया गया है विधि आयोग के द्वारा। प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। महत्वपूर्ण बातों में एक बात ये शामिल थी कि एक समुदाय विशेष है जिसकी महिलाओं के साथ अन्याय होता है, धर्म के आधार पर अन्याय होता है। चूंकि धर्म का इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, अगर कोई भी प्रैक्टिस धर्म का इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो इस आधार पर केवल उसे कल्पना के आधार पर धर्म का हिस्सा बता करके आधी आबादी के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो केवल एक पुरुष से संबंधित ये मसला नहीं है, ये महिला से संबंधित मसला है, उन लड़कियों से संबंधित मसला है जो इसका शिकार होती हैं, अर्थात ट्रिपल तलाक का शिकार होती हैं, और उस परिवार से जुड़ा मसला है जिस परिवार में तलाक के बाद वो बेटी या वो महिला लौट करके जाती है। वह पिता के लिए और भाई बहनों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक समस्या के रूप में देखा जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि मेंटली ट्रॉमा की स्थिति होती है अगर किसी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो और उसको सारी चीज़ों से, संपत्ति के अधिकार इत्यादि इत्यादि चीज़ों से वंचित कर दिया जाए, उस परिवार के लिए समस्या है। तो एक अर्थ में जो महिला किसी की पत्नी है और जिस व्यक्ति ने तलाक दे दिया, दूसरे अर्थ में वह किसी की बेटी भी है, बहन भी है। तो केवल एक व्यक्ति का ये मसला नहीं है, पूरी कम्युनिटी का मसला है। प्रधानमंत्री ने ये कहा, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को मैं यहां पर दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि यहाँ पर देखें, परिवार के सदस्यों के लिए दोहरी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, अर्थात महिला को अपने पति को तलाक देने का अधिकार नहीं है। महिला के साथ वो समान अधिकार या समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है जो संविधान में दिया गया है, जबकि पुरुष उस अधिकार का प्रयोग अधिक करता है। तो यह आधी आबादी का भी मसला है। आधी आबादी अर्थात महिलाओं की बात हो रही है जो एक कम्युनिटी विशेष से बिलोंग करती हैं। तो संविधान में उनका कहना यह है कि समान नागरिक अधिकार दिया गया है, इस आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, और अगर भेद हो रहा है तो यह संविधान का उल्लंघन है। साथ ही साथ अब ये बात आती है कि जो हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता, वो समान नागरिक संहिता क्या है? यहाँ पर देखिए, जैसा कि शब्द ही आपको बताएगा, समान नागरिक संहिता। संहिता का मतलब यह है कि अलग अलग कानूनों को एक जगह एक किताब में संहिताबद्ध कर दिया गया है, अर्थात उसमें शामिल कर दिया गया है। संहिता की बात कर रहा है। संबंधित किससे है? तो नागरिकों से संबंधित है। किस तरह का यह कानून है? अर्थात समान। समान किसमें? तो यहां पर दो तरह के कानून होते हैं। कानून एक आपराधिक मामलों से संबंधित होता है और एक नागरिक मामलों से संबंधित मतलब एक सिविल मामलों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर सिविल मामलों की बात की जा रही है। आपराधिक मामलों में सभी पर समान कानून लागू होता है, अर्थात किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करता है तो उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, अर्थात आईपीसी की धारा तो निश्चित है। लेकिन
अब ये कहां पर भेद देखने को मिलता है, अब उस पर बात कर लेते हैं। अब ये क्या है, तो जैसा कि आपने समझ लिया कि समान एक कानून लागू करना किस पर, अपने नागरिकों पर, और ये तब लागू होगा जब हम उसको संहिताबद्ध कर लेंगे। तो यहां पर समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। ये क्या है, तो एक कानूनी दस्तावेज है। साथ ही साथ यहां पर यह किस पर लागू होगा, तो समान नियमों और कानूनों को निर्धारित करना, किस पर निर्धारित करना, तो अपने नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों पर। यह लागू किस पर होगा, तो सभी धर्मों पर। चूंकि समान नागरिक की बात कही है, तो नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, वो भारत का नागरिक है तो उस पर लागू होगा। किस से संबंधित मामलों पर, तो व्यक्तिगत मामलों पर। व्यक्तिगत मामले कौन से हैं, तो विवाह से संबंधित मामले हैं, तलाक से संबंधित मामले हैं, विरासत से संबंधित मामले हैं, और गोद लेने से संबंधित मामले हैं। ये तो बात यहां पर आ गई कि किन मामलों में हम कह रहे हैं कि समान रूप से ये लागू होगा। तो यहीं से आपको बात यह भी समझ में आ गई कि यह जो कानून की बात की जा रही है, अर्थात विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार, इस मामले में समानता नहीं है सभी धर्मों में, सभी नागरिकों के साथ। तो उसको समानता के आधार पर लागू करना, इसके लिए भारत के संविधान के भाग 4 में ये कहा गया है, भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें एक आर्टिकल है 44। ये कौन सा भाग है, डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरे शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। उसमें आर्टिकल जो 44 है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। जब संविधान बनाया गया तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम अभी 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं और अभी हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अभी वो उचित समय नहीं है कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करें और इस क्षेत्र में जो मैंने अभी बताया जैसे विवाह, तलाक इत्यादि इत्यादि मामलों में हम एकरूपता लाएं, क्योंकि इसकी स्वीकार्यता नहीं होगी। अभी हमारा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, लोगों की साक्षरता कम है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम है और समझ कम होने की वजह से इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। और ये कहा गया कि जैसे जैसे हमारी जनता परिपक्व होगी, सरकारें मजबूत होंगी, वैसे समय के साथ राज्य इसे लागू करेगा। एक तो ये बात है। अब बात ये होती है कि जो अलग अलग धर्म हैं उनको अलग अलग किस आधार पर, अर्थात जो इससे संबंधित मामले हैं जो विवाह, तलाक इत्यादि इत्यादि, वो किससे संचालित होते हैं। तो यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें 1955, या किस पर लागू होता है, तो हिंदुओं पर लागू होता है, बौद्धों पर, जैनियों पर और सिखों पर यह लागू होता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 है, ये पारसियों से संबंधित मामलों पर लागू होता है। कौन से मामले, तो जो सिविल मामले हैं उन पर यह लागू होता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है, यह ईसाइयों से संबंधित है, उन पर यह लागू होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 यह मुसलमानों से संबंधित मामलों पर लागू होता है, जो मामले हमने ऊपर चर्चा किया। इसकी पृष्ठभूमि क्या कहती है, अर्थात समान नागरिक संहिता से संबंधित। तो इसकी उत्पत्ति औपनिवेशिक काल में होती है। औपनिवेशिक काल अर्थात अंग्रेजों का शासन जब भारत पर था, 200 वर्षों तक भारत पर शासन था। ब्रिटिश काल में उन लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा कि जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, इनको हम कैसे एक कानून के दायरे में लाएं और इन पर शासन करें। तो इसके लिए एक ब्रिटिश सरकार ने 1835 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ साथ बात यह आती है कि उसका विषय क्या था, तो भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता पर जोर दिया गया उस रिपोर्ट में। और ये कहा गया कि अपराध से संबंधित, सबूत से संबंधित और अनुबंध से संबंधित मामलों में एक रूपता लाया जाएगा, अर्थात संहिताबद्ध किया जाएगा। इसके लिए विशेष सिफारिश की बात हुई कि संहिताबद्ध करना है, संहिताकरण करना है, जो हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि इस बात को लेकर के कार्य क्या किया गया, तो एक समिति गठित की गई जिसे BN राव समिति कहा जाता है। 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने की जिम्मेदारी दी गई।
इन्होंने क्या किया, राव समिति की रिपोर्ट का एक मसौदा तैयार किया गया और इसके लिए एक प्रवर समिति की बात आती है, वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसमें चर्चा किया गया था कि संविधान अपनाने के बाद अर्थात 1951 की बात, चूंकि उस समय नहीं हो पाई, बाद में जब संविधान लागू हुआ तो 1951 में इस विषय को लेकर के चर्चा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर यह देखने को मिला जो विधेयक आया 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में इसे अपनाया गया। अपनाने के साथ साथ इसे संहिताबद्ध किया गया। वसीयत या इच्छा रहित उत्तराधिकार से संबंधित यह किस पर लागू किया गया, तो हिंदुओं पर लागू किया गया जिन्हें हिंदू माना गया, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इन चारों पर इसे लागू कर दिया गया। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अभी भी इससे अलग है, उस समय भी अलग रहा, आज भी ये अलग है। लागू नहीं हो पाया मुस्लिम, ईसाई और पारसियों पर। अब बात ये आती है कि जो व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता का अभाव देखने को मिलता है, इसकी वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्हीं कुछ समस्याओं में अब हमें आगे चल करके बात करना है। बहरहाल यहाँ पर ये देख लें कि इस मुद्दे से संबंधित कौन कौन से वाद हमें देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य मामला 1985 में आया था। इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने ये कहा था कि सरकार को प्रयास करना चाहिए राष्ट्रीय एकता के हित में सामान्य नागरिक संहिता को लागू करे, सरकार के लिए कहा गया। लेकिन उस समय सरकार इस कार्य को नहीं कर पाई, तुष्टीकरण की राजनीति अपनाया गया। जो भी परिस्थितियां रही थीं उस समय के हिसाब से इसे लागू नहीं किया जा सका। बहरहाल जॉर्डन डिएंग डेह की बात करें बनाम एसएस चोपड़ा, यह भी मामला 1985 में ही आया था। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम ये 1872 से संबंधित था। ईसाई महिला और सिख पुरुष के मध्य विवाह से संबंधित था और इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने ये कहा कि अब समय आ गया है कि विधायिका अर्थात जो विधि निर्माता है, जो कानून बनाती है, के हस्तक्षेप से विवाह और तलाक की एक समान संहिता का प्रावधान किया जाए, जैसा कि अनुच्छेद 44 में परिकल्पित है। संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बातें कही गई हैं। कुछ और मामले देखिए, जॉन बेलामाटोस एवं अन्य जो बनाम भारत संघ है 2003 का, इस मामले में इसे फिर से लेकिन इस बार उत्तराधिकार के संदर्भ में दोहराया गया कि उत्तराधिकार से संबंध मामला आया था और उसमें यह कहा गया था कि इसको लागू किया जाना चाहिए। जो पीछे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वही बात यहां पर भी दोहराई गई। जोस पाउलो कैटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा, ये 2019 का वाद है और इसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि यूसीसी की कमी खल रही है, अर्थात जो यूसीसी है उसे लागू किया जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। साथ ही साथ कुछ और बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में संविधान के संस्थापकों अर्थात संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप यहां पर देखेंगे कि समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो उसका क्या परिणाम होगा, इसका महत्व क्या है। जो मामले हम लोगों ने पहले बात कर लिया, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, उससे संबंधित जो नियम है उन सभी में समानता आएगी। जो हिंदू धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से या अलग अलग जो देखने को मिलता है उसमें समानता आएगा। जो भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है वो और मजबूत होगा। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अर्थात भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही गई है, तो धर्मनिरपेक्ष छवि और मजबूत होगी। धार्मिक आधार पर, लैंगिक आधार पर जो भेद होता है वो नहीं होगा। धर्म के आधार पर कि ये महिलाएं यहाँ पर नहीं जा सकती, इस दरगाह में नहीं जा सकती या इस मंदिर में नहीं जा सकती, उसको लेकर के जो भेद है वो समाप्त होगा। जो सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं के कारण महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है और उन्हें सम्मानजनक अधिकार नहीं दिया जाता है वो भी खत्म हो जाएगा, अर्थात सम्मानजनक जीने का अधिकार मिलेगा। समुदायों पर परस्पर जो सद्भाव की भावना है वो और ज्यादा मजबूत होगी। धार्मिक सद्भाव के कारण जो कट्टरता होती थी, धार्मिक सद्भाव के कारण यहाँ पर कट्टरता में कमी आने की बात कही जा रही है कि इससे कमी आएगी।
अब भारत के विशाल जनसंख्या के आधार पर जो अन्य समस्याएं देखने को मिल रही थी उन समस्याओं का समाधान होगा, अर्थात भारत के विशाल जनसंख्या आधार का प्रशासन सुविधाजनक होगा, अर्थात इतनी बड़ी आबादी को आसानी से जो हमारा आपराधिक कानून है उसके तहत तो हम ला ही रहे हैं, बाकी जो सिविल मामले हैं उन मामलों में भी एकरूपता लाया जा सकेगा। तो इससे संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ एकीकृत जो पर्सनल लॉ हैं, समुदायों में व्याप्त बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन जो परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं का उन्मूलन किया जा सकता है। इसके माध्यम से तो किसके माध्यम से? समान नागरिक संहिता के माध्यम से। साथ ही साथ यहां पर ध्यान रखेंगे समान नागरिक संहिता के विरोध का आधार क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके आधार पर जो अलग अलग समुदाय हैं वो विरोध करते हैं कि हमें संविधान से ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। लेकिन बात यह है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता पुरुष वर्ग को मिला है या महिलाओं को भी मिला है? और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक आधार पर आप एक आबादी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, ये कहा जाता है। यह भी कहा जाता है से विविधता जो हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, विविधता में एकता की बात की जाती है, विविधता वो प्रभावित होगी, हमारे रीति रिवाज प्रभावित होंगे, अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय के रीति रिवाज अलग हैं, जो क्षेत्रीय परंपराएं हैं वो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और जो आदिवासी हैं उनकी भी पहचान धूमिल हो जाएगी, उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर जो विविधता है वो समाप्त हो जाएगी, ये बात यहां पर कही जाती है। तो इससे संबंधित बातों को देखने के बाद कुछ और बातें, सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेकर के ये भी कहा जाता है कि तनाव और अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ क्योंकि यहां पर लागू करने की बात हो रही है और जब विरोध की स्थिति होगी तो ऐसा हो सकता है भारतीय समाज की जो बहुसांस्कृतिक पहचान है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है। सांस्कृतिक पहचान है, ठीक बात है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये तलाक कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है या किसी भी समुदाय के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, केवल धर्म के आधार पर या विविधता के आधार पर या संस्कृति के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव करें, ये ठीक नहीं है। इस आधार पर कहा जाता है कि ये खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ हम उनकी संस्कृति से जो छेड़छाड़ कर नहीं रहे और ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की बात की जाती है, जैसे हिंदू को प्रभावित करने वाले कारक भी देखे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कारक है, धार्मिक पहचान इससे कमजोर होगा और कमजोर होने का मतलब ये है, वो ये भी कहते हैं कि इससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी। बात यह है कि आगे की राह है, हमें क्या करना चाहिए। तो वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतिकूल ये प्रतीत होता है कि इससे हो सकता है कि कुछ लोग तोड़ने की बात कर सकते हैं। जो रीति रिवाज हैं और परंपराओं की बात करें, जैसे शोषक प्रथाओं को केवल एकीकृत करना ही इसका उपाय नहीं है। हमें पर्सनल लॉ के जो अच्छे और न्यायसंगत विचार हैं उन प्रावधानों को, उन विचारों को शामिल कर लेना चाहिए। जो स्वदेशी संस्कृति है उसे संरक्षित करने हेतु तर्कसंगत रीति रिवाज और प्रथाओं को संरक्षित करना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इसमें यह कहा गया है जो तर्कसंगत है, जो किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विविधता में एकता की रक्षा करने में जो सहायक हो उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन उस आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। विशाल जो लोकतंत्र है और जो विविधता है और जो विधि है, उस व्यवस्था में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आमूलचूल परिवर्तन एक ही बार सब कुछ कर दिया जाए। तो लगातार इसमें हम बात कर ही रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहा है, सोसाइटी में परिवर्तन हो रहा है, लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, महिला शिक्षा का स्तर बढ़ा है। यह भी कहा गया है कि यूसीसी के लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए और यह तभी होगा जब सब में आम सहमति बनेगी। लेकिन बात यह है कि आम सहमति बनने में समय लगेगा और हमारा देश 75 वर्ष से अधिक हो गया स्वतंत्र हुए, आज भी अगर लागू नहीं किया जा सका तो फिर भारत के लिए यह मुश्किल की घड़ी हो सकती है और इस तरह की जो समस्याएं हैं सोसाइटी में, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा।
ध्यान ये रखना है कि वर्ष 2012 में प्रारंभिक परीक्षा में से संबंधित सवाल पूछा है, अर्थात यूसीसी से संबंधित, और वर्ष 2015 में मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप कमेंट करके आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। अगले सेशन में हम मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।